इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केवल विज्ञापन ही नहीं दिखाते। अब ये किसी देश में होने वाले चुनाव, जनता की राय, राजनीतिक पार्टियों की छवि बनाने और बिगाड़ने का काम भी करते हैं। आज हम आपको सबूतों के साथ ये बताएंगे कैसे फेसबुक ने भारत के लोकतंत्र में घुसपैठ करके संवैधानिक मर्यादाओं पर चोट करने की कोशिश की है। और आज हम आपको चीन की सेना के रोते हुए जवानों का एक वीडियो दिखाएंगे। बताया गया है कि चीन के इन जवानों की तैनाती भारत के साथ LAC पर की जा रही है। वो यहां जाना नहीं चाहते, इसलिए रो रहे हैं। परिवार से दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए उनकी आंखों में आंसू हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि चीन की सेना के पास हथियार तो हैं, लेकिन बहादुरी, हौसला और देशभक्ति नहीं है। आज हम चीन के रोते हुए इन्हीं सैनिकों का एक विश्लेषण करेंगे। और आज भारत के मशहूर अभिनेता देवानंद का जन्मदिन है। देवानंद के जन्मदिन पर आज हम आपको उनके बारे में एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। हम आपको आज ये बताएंगे कि देव साहब के जीवन से आप क्या क्या सीख सकते हैं। देवानंद एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने आखिरी दिन तक काम किया। उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतना जज्बा था, अपने काम को इतना पसंद करते थे कि वो आखिरी दिन तक काम करते रहे बिना रुके। इसलिए देवानंद की फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी। बहुत सारे लोग देवानंद को फैशन आइकॉन भी मानते हैं, लेकिन देवानंद के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं? और क्या उन्होंने एक फिल्म तो बनाई थी जिसका नाम था गाइड, लेकिन क्या देवानंद आपके जीवन में भी एक गाइड की भूमिका निभा सकते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे और आपको उनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू दिखाएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। ड्रग्स मामले को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से 6 घंटे पूछताछ की। NCB ने दीपिका से अकेले में 2 घंटे तक सवाल जवाब किए। इसके बाद दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए। सूत्रों का कहना है कि दीपिका ने पूछताछ के दौरान व्हाट्सएप चैट की बात कबूल की है। साथ ही उन्होंने माना है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। दीपिका ने ड्रग्स से जुड़े सवालों का गोलमोल जवाब दिया। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी NCB ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। जरूरत पड़ने पर NCB दीपिका को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। NCB ने अभिनेत्री सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से करीब 5 घंटे पूछताछ की। श्रद्धा कपूर 5 वकीलों की टीम से सलाह लेने के बाद NCB दफ्तर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा ने NCB की पूछताछ में खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। मैंने उन्हें वैनिटी वैन में और कभी कभी सेट पर भी ड्रग्स का सेवन करते देखा। वो सुशांत के साथ छिछोरे फिल्म की सक्सेस पार्टी में हैंग आउट फार्म हाउस भी गई थी, लेकिन पार्टी में श्रद्धा ने ड्रग्स नहीं ली। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान ने भी ड्रग्स को लेकर अहम खुलासे किए। सूत्रों के मुताबिक सारा अली खान केदारनाथ के समय सुशांत के करीब थीं और सुशांत की ड्रग्स पार्टी में शामिल हुई थी। सारा अली खान ने ड्रग्स लेने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में गिरफ्तार ड्रग पेडलर कर्मजीत सिंह आनंद ने NCB को बताया कि उसने सारा अली खान के घर 2 बार ड्रग्स कुरियर के जरिए पार्सल भिजवाया, जबकि श्रद्धा कपूर ने 4 बार अपनी गाड़ी में ही करमजीत से ड्रग्स लिया। NCB ने करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार किया। कल उनकी कोर्ट में पेशी होगी। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। करीब 21 मिनट लंबे अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर दुनिया को भरोसा दिया कि भारत की क्षमता कोरोना वैक्सीन पर दुनिया के काम आएगी। भारत विश्व को कोरोना संकट से निकालने के लिए हर कोशिश करेगा। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत सभी की मदद करेगा।
बिहार चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी ने भी आज नई टीम का ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या को बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। डॉक्टर रमन सिंह, मुकुल रॉय, अन्नपूर्णा देवी, बैजयंत जय पांडा, वसुंधरा राजे सिंधिया, रघुवर दास, राधा मोहन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत कुमार गौतम, डी पुरंदेश्वरी, सी रवि, तरुण चुग, दिलीप सैकिया को राष्ट्रीय महासचिव चुना गया है। और ये पूरी टीम के नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। 10 सदस्यों से प्रारंभ होकर संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन इस समय देश के अंदर आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में। बीजेपी ने नई टीम में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की संख्या बढ़ाकर 23 कर दी है। वहीं सांसद अनिल बलूनी को मुख्य प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 59 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की दर 82.14% हो गई है। देश में अब तक 7 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 85,362 नए केस आए, 1,089 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 93,420 लोग इलाज से ठीक हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 59,03,932 लोग संक्रमित हुए, जिनमें 48,49,584 लोग इलाज से ठीक हो गए। देश में इस वक्त 9,60,969 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 93,379 लोगों की मौत हो चुकी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। जन्मभूमि परिसर को लेकर मथुरा की कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। इसमें 13.37 एकड़ पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगा है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की सखा रंजना अग्निहोत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की है। याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया। इस सूट की बेसिक हिस्ट्री ये है कि अगर हम इतिहास में जाएंगे तो 1618 में ये प्रमाण मिलता है इसका कि ये मंदिर वहाँ पे जो आज की डेट में है और उससे भव्य मंदिर राजा वीर सिंह बुंडेला ने बनवाई हुई थी। जब 1670 में औरंगजेब वहाँ पे आया तो उसका फरमान है वो भी हमने ऑन रिकॉर्ड पे लगाया है, जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया था कि वहाँ पे वो मंदिर है उसको डिमोलिश किया जाए। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि मथुरा के लिए भी आंदोलन छेड़ना जरूरी है। जब तक कोई आंदोलन न चालू किया जाए तब तक प्रशासन भी जगता नहीं है। तो वहाँ तो केस भी जीत चुके हैं, लेकिन अंदर का हिस्सा बाकी है जहाँ पर लड़ाई लड़नी है। मशहूर अमेरिकी लेखक और व्यंग्यकार मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. हिंदी में इसका अर्थ यह है कि जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट चुका होता है। आज के जमाने में अगर हम इसे इंप्लीमेंट करें तो ये फेक न्यूज की तरफ इशारा करता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, आप सब करते होंगे, और आप इनका इस्तेमाल इसलिए भी ज्यादा करते हैं क्योंकि ये सब बिल्कुल मुफ्त है। कभी आपने सोचा है कि ये लोग आपसे पैसा क्यों नहीं लेते? सारी सेवाएं आपको मुफ्त में कैसे मिलती हैं? हम इनके लिए कोई पैसा नहीं देते, सिर्फ अपना इंटरनेट डेटा खर्च करते हैं। लेकिन ये सारी कंपनियां अब आपकी पसंद नापसंद और आपके व्यवहार को नियंत्रित करने लगी हैं। आप इनके लिए एक प्रोडक्ट बन चुके हैं जिसे इन कंपनियों ने अब एक तरह से खरीद लिया है। अक्सर एक बात कही जाती है, वो ये कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मुफ्त में मिल रहा है तो आप खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसलिए इस मामले में आप सब प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब आपको ये सारी कंपनियां ये बताती हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए, कहां आपको घूमने फिरने जाना चाहिए, यहां तक कि किस राजनीतिक दल को चुनाव में वोट देना चाहिए, वो भी यही कंपनियां आपको बताती हैं और आपको प्रभावित करती हैं। फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियां देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी अब दखल देने लगी हैं। ये कंपनियां अगर चाहें तो किसी देश में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश भी कर सकती हैं और कोई नई खास पार्टी की सरकार भी बनाने में मदद कर सकती हैं। फेक न्यूज फैलाकर सरकारों के खिलाफ लोगों में एक नकली गुस्सा पैदा कर सकती हैं। हाल के दिनों में आपको इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। आपको याद होगा
नागरिकता कानून यानी CAA के खिलाफ इस साल के शुरू में हुई हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अक्सर हम सोचते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है और फेसबुक अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने और उनके साथ अपने फोटो शेयर करने का एक माध्यम है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसके बाद आपकी राय हमेशा के लिए बदल जाएगी। पूरी दुनिया में यह बहस चल रही है कि क्या फेसबुक और ट्विटर किसी खास पार्टी और विचारधारा के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में भारत की संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन को बुलाया था। इस बैठक में कुछ सांसदों ने फेसबुक से कई सवाल पूछे थे और उन पर लग रहे आरोपों पर फेसबुक की सफाई मांगी थी। इस बैठक में जो बातें सामने आई वो आज हम आपको बताने वाले हैं और जो बातचीत इस बैठक में हुई है जब आप उसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बैठक में जो कुछ हुआ, जो बातचीत हुई, फेसबुक से जो सवाल पूछे गए, फेसबुक पर जो आरोप लगाए गए, वो उनके अनुसार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फेसबुक ने कांग्रेस से जुड़े लगभग 700 फेसबुक पेज डिलीट कर दिए थे। लेकिन इन 700 फेसबुक पेजेस की फॉलोअर्स की संख्या सिर्फ 2 लाख के आसपास थी। यानी पेज तो 700 थे लेकिन फॉलोअर्स थे सिर्फ 2 लाख। जबकि इसी दौरान फेसबुक ने बीजेपी का समर्थन कर रहे सिर्फ 15 पेजेस को हटाया था। लेकिन इन 15 पेजेस के फॉलोअर्स की संख्या थी 26 लाख। तो अगर आप देखेंगे जब संख्या बताती है फेसबुक तो फेसबुक कहती है कि बीजेपी के तो हमने 15 पेज हटाए और कांग्रेस के देखिए 700 पेज हटा दिए। लेकिन इस संख्या के अंदर ही कैच है, क्योंकि कैच जो है वो ये है कि फॉलोअर्स कितने थे। भारत में फेसबुक पर पोस्ट की जा रही खबरों के फैक्ट चेक के लिए कुछ बाहरी एजेंसियों की सहायता ली जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि फेसबुक पर जो खबरें पोस्ट की जाती हैं उनमें से बहुत सारी नकली होती हैं, फेक न्यूज भी होती हैं। उन खबरों की सत्यता को जांचने के लिए फैक्ट चेक एजेंसियां रखी जाती हैं जो फैक्ट्स को चेक करती हैं। अब बड़ी बात यह है कि जिन एजेंसियों को इन खबरों की फैक्ट चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है, ये एजेंसियां भी एक खास विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। इन एजेंसियों के कुछ लोग कुछ खास राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं और उन्हीं पार्टियों की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। यह भी पाया गया कि फेसबुक के लिए फैक्ट चेक करने वाले खुद ही कई बार फेक न्यूज फैलाते हैं, यानी चोर के हाथ में ही चाबी दे दी। लोकसभा चुनाव से पहले देश में नए हवाई अड्डों को लेकर ऐसी ही एक अफवाह या कह लीजिए फेक न्यूज फेसबुक के ही एक फैक्ट चेकर ने फैलाई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले 4 साल में देश में 35 एयरपोर्ट बनाए गए हैं। लेकिन फेसबुक की तरफ से नियुक्त फैक्ट चेक वेबसाइट ने प्रधानमंत्री के इस दावे को गलत बताया और कहा कि 35 नहीं, सिर्फ 7 नए हवाई अड्डे ही बनाए गए हैं। और इसके बाद सरकार ने बाकायदा एक औपचारिक बयान जारी करके सारे तथ्य रखे थे। यानी जिन लोगों पर फेसबुक फैक्ट चेक के लिए भरोसा किया जाता है उनके खुद के फैक्ट गलत निकल रहे थे। क्या कहा था तब मैं आपको आज बताना चाहता हूं। देखिए, जो फैक्ट चेकर है फेसबुक का, वो ये लिखते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। There are now 100 airports in India, out of which 35 were built in the last 4 years. Prime Minister Narendra Modi said on September 24, 2018 at the inauguration of Sikkim's first airport in Pakyong. तो इनका ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने 35 एयरपोर्ट 4 साल में 35 नए एयरपोर्ट्स बनाए हैं। और फेसबुक का ये जो फैक्ट चेकर है ये कहता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, 35 नहीं बने हैं। फिर वो कहते हैं कि फैक्ट चेकर की मदद से नॉट मोर देन 7 एयरपोर्ट्स वर मेड ऑपरेशनल ओवर द लास्ट 4 years अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा। तो फैक्ट चेकर कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने बताया 35 नहीं बने, वो कह रहे हैं सिर्फ 7 नए एयरपोर्ट्स बने हैं। और उसके बाद भारत की सरकार ने बाकायदा इस बात को लेकर ट्वीट्स किए हैं, विचारधारा और अपने जो सही संख्या वो बताई है। लेकिन यहां जो बड़ी बात है वो ये है कि भारत सरकार ने एक आंकड़ा दिया और फेसबुक का फैक्ट चेकर उस आंकड़े को लेकर फेक न्यूज फैला रहा है।
फिर यह भी देखा जा रहा है कि फेसबुक एक खास विचारधारा के नेताओं के हेट स्पीच वाले जो उनके बयान हैं, यानी उनके जो भाषण हैं, जो हेट स्पीच हैं, वो बार बार अनुरोध करने के बाद भी हटाती नहीं है। इन हेट स्पीच करने वाले लोगों में असदुद्दीन ओवैसी और कन्हैया कुमार के भाषण शामिल हैं। इन्हें कई बार कहा गया कि आप इनको हटा लीजिए, लेकिन इन्होंने ये भाषण हटाए नहीं। कुछ सांसदों के इन आरोपों के जवाब फेसबुक के अधिकारियों से मांगे गए और अभी इसका इंतजार है कि वो क्या जवाब देंगे। आज मैं सारे पेपर्स उनके लेकर आया हूं, किस किस ने क्या जवाब दिए हैं, किस किस पर क्या आरोप लगे हैं, और ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। यहां आपको ये जानना चाहिए कि भारत में फेसबुक में काम करने वालों का बैकग्राउंड क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। हम यहां आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जानकारी संसद की स्थायी समिति की बैठक में रखी गई है। फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन यूपीए सरकार के समय योजना आयोग में काम किया करते थे। यूपीए सरकार के समय भारत के प्लानिंग कमीशन में काम किया करते थे। ये जानकारी सामने आई है। वो यूपीए सरकार में ही शहरी विकास मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। ये बात भी सामने आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत मोहन को फेसबुक का एमडी बना दिया गया। क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। Facebook's MD Ajit Mohan used to work with the Planning Commission under UPA. He had worked with the Ministry of Urban Development under UPA. He was appointed as the MD of Facebook in 2018, a year before 2019 general elections. यानी अब जो फेसबुक के एमडी हैं, ये पहले प्लानिंग कमीशन में काम किया करते थे यूपीए सरकार के समय, और फिर इन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में भी काम मिला एक कंसल्टेंट के तौर पर। यानी इन्हें लाभ दिए गए हैं, ये लाभान्वित हुए हैं यूपीए की सरकार के दौरान। और फिर जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे, उससे ठीक 1 साल पहले इन्हें फेसबुक का इंडिया हेड नियुक्त कर दिया गया। फेसबुक का एमडी इंडिया में बना दिया गया। जाहिर है अपना आदमी है, उसे फेसबुक का एमडी नियुक्त कर दिया गया चुनाव से ठीक 1 साल पहले। इसके बाद बात करते हैं फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी टीम के सिद्धार्थ मजूमदार की। सिद्धार्थ मजूमदार सोनिया गांधी और अहमद पटेल के काफी करीबी बताए जाते हैं और इस बारे में भी फेसबुक से सवाल जवाब किए गए। Siddharth Mazumdar, a lead in Facebook's public policy team, had previously worked for Sonia Gandhi's strategist and senior Congress leader Ahmed Patel. He also runs a Twitter account called as Nyay Sahay. The Twitter handle often abuses the Modi government and the Hindus. ये लिखा है इसके अंदर। यानी फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी टीम में जो सिद्धार्थ मजूमदार हैं, वो एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं। उस ट्विटर हैंडल से मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट्स किए जाते हैं और वो कांग्रेस के जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनके भी करीबी माने जाते हैं। अब आप सोचिए, जो एक खास विचारधारा और खास लोगों की पार्टी के साथ करीबी लोग हैं, उन्हें अगर फेसबुक में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रख दिया जाएगा, तो फिर फेसबुक से आप न्यूट्रलिटी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा है, जो मैंने पहले आपको बताया, कि असदुद्दीन ओवैसी ने काफी हेट स्पीच दिए, उनके हेट स्पीच नहीं हटाए गए। इसमें यह भी लिखा है कि एक बार कांग्रेस पार्टी की जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उन्होंने भी एंटी-सीएए रैली में इस तरह का एक भड़काऊ भाषण दिया, उसे भी फेसबुक ने नहीं हटाया। और इसके अलावा भी कई और ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐसे भाषण दिए हैं और उन्हें नहीं हटाया गया, यानी उन्हें फेसबुक पर अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, जो कि उनकी अपनी पॉलिसी के खिलाफ है। फेसबुक में काम करने वाली कविता के विपक्षी दल के एक सांसद के साथ 2015 से 2017 के बीच काम कर चुकी हैं, उनके बारे में भी लिखा है। तो कविता के जो कि फेसबुक के साथ काम करती हैं, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल से यह पता चलता है कि ये तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर चुकी हैं पहले। और कविता's LinkedIn profile mentions that she had worked as principal policy associate for TMC leader डेरेक ओब्रायन के साथ ये काम कर चुकी हैं
तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर चुकी हैं और अब ये फेसबुक में काम करती हैं। और इनकी डेजिग्नेशन क्या है? पब्लिक पॉलिसी मैनेजर, इंडिया, साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया फेसबुक। यानी फेसबुक की जो पब्लिक पॉलिसी मैनेजर हैं भारत और दक्षिण एशिया की, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए पहले काम करती थी और तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के लिए 2015 से 2017 के बीच काम कर चुकी हैं और अब फेसबुक में है। मनीष खंडूरी फेसबुक के न्यूज पार्टनरशिप हेड रह चुके हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक छोड़ दिया था और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उनके बारे में भी सवाल पूछा गया था और कहा गया था कि इस तरह के लोग अगर फेसबुक में रहेंगे तो फिर फेसबुक न्यूट्रलिटी के साथ कैसे काम कर सकती है। उनके बारे में क्या लिखा है? Manish Khanduri, former head of news partnerships at Facebook, had left Facebook to join Congress party. फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा और मनीष खंडूरी presently works in the National Executive Council social media of the Indian National Congress. यानी जो खंडूरी साहब हैं, मनीष खंडूरी, इन्होंने पहले फेसबुक छोड़ा, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, फिर चुनाव भी लड़ा और आजकल ये कांग्रेस के सोशल मीडिया सेक्शन में, सोशल मीडिया विंग में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और ये इससे पहले हेड ऑफ न्यूज पार्टनरशिप्स फेसबुक के रह चुके हैं। ये सारे आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये सारे आरोप जी न्यूज के नहीं हैं, ये सारे आरोप हमारे नहीं बल्कि संसदीय समिति के, संसद की संसदीय जो समिति है उसके सदस्यों के हैं। हमें इन पर फेसबुक के जवाबों का इंतजार रहेगा और भारत की संसद को भी, इस समिति को भी फेसबुक के जवाब का इंतजार रहेगा। ये सारे सवाल फेसबुक से पूछे गए हैं और ये सवाल हवा में नहीं पूछे गए हैं, इनके पीछे सबूत दिए गए हैं। फेसबुक में जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, इनके बायोडेटा क्या कहते हैं, इनके पुराने एसोसिएशंस क्या कहते हैं, इनकी विचारधारा क्या कहती है, इन्होंने जो अपने दूसरे ट्विटर अकाउंट्स बनाकर रखे हैं उनमें ये किस तरह के ट्वीट्स करते हैं, इनकी विचारधारा क्या है, किस पार्टी से इनकी करीबी है, ये सब कुछ और कहानी बताता है। क्या सोशल मीडिया हमारे व्यक्तित्व और सोचने के तरीके को भी बदल रहा है? तो सोचिए, जब सोशल मीडिया में, फेसबुक में अगर इस तरह के लोग बैठे हैं और वो आपको उसी तरह का कंटेंट लगातार आपके जीवन में पुश कर रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप वही कंटेंट देखिए और फिर उस पर विश्वास कर लीजिए, उससे इन्फ्लुएंस हो जाइए, तो फिर आपके फैसलों को लगातार प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। तो क्या सोशल मीडिया आपके पूरे सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर सकता है? क्या आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर सकता है? गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी जो कंपनियां हैं, इनके कुछ शुरुआती कर्मचारियों ने यह बताया है कि इन तमाम लोगों ने जो सोचकर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाया था, वो सोचा तो कुछ और था, लेकिन अब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ और ही बन गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने इन्हें बनाया है, जो शुरुआती दौर में यहां काम करते थे, उन्होंने ये कहा है कि हमने तो कुछ और सोचकर इन्हें बनाया था, लेकिन ये कुछ और बन गए। वेबसाइट्स के इन पूर्व कर्मचारियों ने, इन कंपनियों के पूर्व कर्मचारियों ने जो कुछ बताया है, उसके आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है और इस डॉक्यूमेंट्री में पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि इंटरनेट कंपनियां अब हर समय आप पर नजर रखती हैं। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, ये सारा डेटा हर समय रिकॉर्ड होता रहता है। ये कंपनियां जानती हैं कि आप अब किस मूड में हैं, आप कब खुश हैं, कब आप परेशान हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी जानती हैं कि आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है और आप किन लोगों से मिलते जुलते हैं। जब वो इसका अनुमान लगा लेती हैं तो आपके व्यवहार को बदलने की कोशिश भी कर सकती हैं। करोड़ों लोगों की जानकारी रखने के लिए गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों ने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाकर रखे हैं। ये सारा काम जिस टेक्नोलॉजी से किया जाता है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कहा जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं तो आपको इन 5 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला, बहुत जरूरी ना हो तो अपने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखें। दूसरा, गूगल के अलावा दूसरे सर्च इंजन्स का भी इस्तेमाल जरूर करें। आप लोग सोचते होंगे कि एक ही सर्च इंजन है और वो है गूगल। गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, आप कभी कभी उनका भी इस्तेमाल कीजिए। तीसरी बात, कभी भी किसी वीडियो को देखने के बाद
उसके नीचे आने वाले सजेस्टेड वीडियोस को न देखें। अगला पॉइंट, बिना कारण किसी पोस्ट को लाइक और शेयर न करें। अगला पॉइंट, फेसबुक और ट्विटर को यह अनुमान न लगाने दें कि आपकी विचारधारा क्या है। इसके लिए कुछ विपरीत विचारधारा के लोगों को भी आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आदतों को देखकर आपके प्रोफाइल को स्टडी कर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से आपका इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल मीडिया को हो सकता है आप बहुत कैजुअली लेते होंगे, आप इसे लेकर गंभीर नहीं है और आपको लगता होगा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति उल्टी है। ये सोशल मीडिया कंपनियां आपको इस्तेमाल कर रही हैं और उसके बदले में बहुत मोटा पैसा भी कमा रही हैं। इसलिए आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ, ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है, क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे फुल ऑन एंटरटेनमेंट। अब आप ये समझिए असली बहादुर सैनिक कौन से होते हैं और नकली सैनिक कौन से होते हैं, देशभक्ति वाले सैनिक कौन से होते हैं और सिर्फ नौकरी करने वाले सैनिक कौन से होते हैं। भारत के सैनिक सियाचिन से लेकर चीन के साथ लगे LAC के मुश्किल हालात में भी गर्व के साथ सीना तान कर हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन चीन के सैनिक भारतीय सीमा पर तैनाती का आदेश सुनते ही रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। रोते हुए चीन के सैनिकों की ये तस्वीरें चीन से आई हैं और इन्हें देखकर हमारे देश में चीन की तारीफ करने वाले बुद्धिजीवियों को आज बड़ा दुख होगा। चीन के पास आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं, मिसाइलों की कोई कमी नहीं, लेकिन चीन के सैनिकों में देशभक्ति, बहादुरी और हिम्मत का बहुत बड़ा अभाव है। ये रोते हुए सैनिक चीन के हैं, PLA के हैं। ये वीडियो चीन के ही अनहुई प्रांत का बताया जा रहा है। चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है अनहुई और ये वहां का है। वीडियो में दिख रही इस बस में चीन की सेना के सैनिक मौजूद हैं और इनमें से कुछ सैनिकों को लद्दाख की सीमा पर यानी भारत के साथ लगी LAC पर तैनाती के लिए भेजा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये सैनिक उत्साह बढ़ाने के लिए चीन की सेना यानी PLA का एक गीत भी गा रहे हैं, लेकिन गाना गाने के साथ ही इन सैनिकों के आंसू भी निकल रहे हैं। ये वीडियो सबसे पहले चीन के ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे वहां से डिलीट कर दिया गया क्योंकि इससे चीन की सेना की छवि खराब होती है। अब ये खबर चीन से लीक हो गई और ताइवान के एक अखबार जिसका नाम है ताइवान न्यूज वहां तक पहुंच गई और ताइवान न्यूज ने इसे प्रकाशित कर दिया और ताइवान न्यूज से ये हमें मिल गई और यहां ये वीडियो अब रुकेगा नहीं। चीन के इन सैनिकों ने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की है और उसके तुरंत बाद इन्हें अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल कर लिया गया है। चीन में आम नागरिकों को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया जाता है और वहां के लोग सैन्य सेवा देने से इनकार नहीं कर सकते।
उन्हें जाना ही होता है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि चीन के सैनिकों को युद्ध के नाम से ही कितना डर लगता है। इसी वर्ष जून में गलवान में भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था और चीन ने अब तक उस संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या नहीं बताई है। लेकिन आपको याद होगा 20 लोग तो हमारे भी मारे गए थे, लेकिन चीन के बताया जाता है कि 40 से 50 सैनिक मारे गए थे। और यह भी बताया जाता है कि जिस दिन गलवान में यह युद्ध हुआ, इसमें किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। यह युद्ध शारीरिक युद्ध था और इसमें भारत के जितने सैनिक मौजूद थे उससे चीन के जो सैनिकों की संख्या थी वो 3 से 4 गुना ज्यादा सैनिक थे। आप ऐसा समझ लीजिए, भारत के लगभग 50 सैनिक थे और चीन के लगभग 300 सैनिक थे। और फिर भी भारत के 20 सैनिक मारे गए और चीन के 40 से 50 सैनिक इसमें मारे गए। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के जो सैनिक हैं उनकी बहादुरी, उनका शौर्य क्या है और चीन के सैनिक कितने डरे हुए हैं। भारत के सामने चीन ने खुद को शक्तिशाली दिखाने का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया था जो अब फेल हो चुका है। चीन की सेना कितने भी दावे कर ले, कितने भी वीडियोस जारी कर ले, उसकी ताकत सिर्फ एक भ्रम है। उसकी सेना के जो वीडियोस वो जारी करता है वो एक वीडियो गेम जैसे दिखते हैं और वीडियो गेम सच्चाई से बहुत दूर होता है। सबसे पहला भ्रम तो यह है कि चीन की सेना भारत से बहुत ताकतवर है, ऐसा चीन भ्रम पैदा करके रखता है। जबकि सच यह है कि भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं, जबकि वर्ष 2015 के बाद से चीन अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है। चीन में अब 10 लाख से भी कम सैनिक बचे हैं। वो हथियारों पर ज्यादा जोर दे रहा है और अपने सैनिकों की संख्या कम कर रहा है। चीन की एक बड़ी कमजोरी है कि वर्ष 1979 से लेकर 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी। 1979 से 79 से लेकर 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रही। एक परिवार में एक ही बच्चा होगा, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में यह बहुत मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक अपने देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और वो अपने परिवार में इकलौती संतान होने के नाते उन्हें बहुत नाजों से पाला जाता है, सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें हर वक्त तीनों टाइम गर्म खाना चाहिए, उन्हें आरामदायक जीवन चाहिए। आपको याद होगा चीन ने थोड़े दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने ये बताया था कि हमारे सैनिकों को LAC लद्दाख में हम गर्मा गर्म खाना ड्रोन के जरिए डिलीवर कराते हैं और भारत के सैनिक ठंडा खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं। मान लिया भारत के सैनिक ठंडा और बासी खाना ही खाते हैं, लेकिन वो बहादुरी और अपने जज्बे से भरे हुए हैं। और चीन के सैनिक बेशक गर्मा गर्म ताजा खाना खाते होंगे, लेकिन उनमें देशभक्ति की कमी है। हर सैनिक चीन का ऐसा है जो सीमा से तुरंत वापस अपने घर लौटना चाहता है और अपनी उसी आरामदायक जिंदगी को जीना चाहता है जिसे छोड़कर वो यहां पर आए हैं। चीन की सेना की एक और कमजोरी है कि उसने पिछले 41 वर्ष से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। 41 वर्ष पहले आखिरी बार उन्होंने युद्ध लड़ा था। वर्ष 1979 में वियतनाम के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था और उसमें चीन की हार हुई थी। सोचिए, वियतनाम से चीन हार गया था। यह चीन का आखिरी युद्ध था। उसके बाद से उन्हें युद्ध लड़ा नहीं, उनकी सेना को युद्ध की कोई प्रैक्टिस नहीं। युद्ध के असली हालात क्या होते हैं उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस हिसाब से चीन की सेना में अब शायद ही ऐसा कोई भी जवान या अधिकारी बचा होगा जिसे असली युद्ध लड़ने का अनुभव होगा। जबकि भारत ने करीब 21 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। भारतीय सेना को दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का, एयर स्ट्राइक करने का काफी अनुभव है। और आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे फ्रंट ऐसे हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, जहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है। पाकिस्तान के साथ हमारी छोटी मोटी लड़ाइयां चलती ही रहती हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई चल रही है। उत्तर पूर्व में भी वहां के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी हमारी लड़ाई चल रही है। यानी हमारी सेना को लगातार एक युद्ध की प्रैक्टिस है। हमारी सेना लगातार वॉर रेडी मोड में रहती है। और चीन अपने जिन सैनिकों के दम पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां देता है, असलियत में वो भारत से जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। खुद चीन की सेना ने माना है कि उसके 20% सैनिक युद्ध के लिए फिट नहीं है। 20% सैनिकों का वजन भी जरूरत से ज्यादा है और चीन के 25% सैनिक शराब के आदी हो चुके हैं। यानी ये सारे लोग वो हैं, सैनिक तो हैं, इन्होंने सेना की वर्दी तो पहन रखी है, लेकिन ये लड़ने के काबिल नहीं है। ना तो इनका शरीर लड़ने के काबिल है और मन से तो ये बहुत कमजोर हो ही चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में बच्चे बच्चे में देशभक्ति है।
लेकिन चीन में देशभक्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चीन के किसी सैनिक के अंदर देशभक्ति का भाव नहीं है। यानी चीन भले ही दुनिया भर में अपनी ताकत का दम भरता हो, लेकिन वो केवल उसका मायाजाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी बहुआ बोली। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की सॉरी रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है, क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को पूरे समर्पण के साथ अपना कर्म करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें मन के अनुसार नतीजे नहीं मिलते तो हमें दुख होता है। इसलिए जीवन में अगर सुखी रहना है और आनंद को प्राप्त करना है तो सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाइए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के गाइड बने थे। आज हम हिंदी सिनेमा के गाइड देवानंद के जीवन दर्शन का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। श्री कृष्ण की तरह देवानंद भी जिंदगी भर कर्म को अहमियत देते रहे और आखिरी क्षणों तक कर्मयोगी बने रहे। आज हिंदी सिनेमा के एवरग्रीन हीरो देवानंद का जन्मदिन है, और अगर देव साहब आज जीवित होते तो आज 97 वर्ष के हो जाते। देवानंद से प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन को सदाबहार कैसे बना सकते हैं, आज इस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। आज हम देवानंद पर इस गैर फिल्मी विश्लेषण की शुरुआत फ्लैशबैक में जाकर करना चाहते हैं। देवानंद का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उनके जन्मदिन के जिक्र को सिर्फ आज के इतिहास वाले सेगमेंट में समेटना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हमें लगा कि जिस व्यक्ति को हिंदी सिनेमा का गाइड कहा जाता है, हिंदी सिनेमा में जिनका करियर 59 वर्षों का रहा हो और शानदार करियर रहा हो, ऐसे व्यक्तित्व की व्याख्या करना बहुत जरूरी है। देवानंद ने अपने करियर की शुरुआत 85 रुपए के वेतन पर एक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी के साथ की थी। बतौर हीरो देवानंद की पहली फिल्म 1946 में आई थी, जिसका नाम था हम एक हैं। देवानंद वक्त के बहुत पाबंद थे। किसी को अपॉइंटमेंट देने के बाद वो हमेशा वक्त से पहले ही पहुंच जाते थे। उन्हें कहीं भी हड़बड़ी में और देर से पहुंचना पसंद नहीं था, और यही वजह है कि देवानंद की घड़ी हमेशा 20 मिनट आगे रहती थी। यानी वो अपनी घड़ी का समय मिलाते वक्त हमेशा उसे मौजूदा समय से 20 मिनट आगे रखते थे, फिर चाहे वो हिंदुस्तान में हो या फिर किसी और देश में मौजूद हो। आप ये भी कह सकते हैं कि देवानंद हमेशा वक्त से आगे रहते थे, और उन्होंने अपने वक्त से आगे की फिल्में भी बनाकर दिखाई। देवानंद न सिर्फ समय का महत्व समझते थे, उन्होंने जीवन के हर एक क्षण का भरपूर इस्तेमाल किया और वो आखिरी वक्त तक फिल्में बनाते रहे। आज हम आपको देवानंद की काम के प्रति दीवानगी के आधार पर वो 3 बातें बताएंगे जो आप उनके जीवन से सीख सकते हैं। पहली बात यह है कि आपको जीवन में कभी थकना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। देवानंद की फिल्मी यात्रा वर्ष 1946 से आरंभ हुई थी, जो वर्ष 2005 में समाप्त हुई। इस दौरान 59 वर्षों में देवानंद ने 117 फिल्मों में काम किया, अभिनय किया, 36 फिल्मों का निर्माण किया और 19 फिल्मों का निर्देशन किया। वर्ष 2005 में उनकी आखिरी फिल्म मिस्टर प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई। उन्होंने इस फिल्म में अभिनय करने के साथ साथ इसका निर्देशन भी किया था। अपनी आखिरी फिल्म के निर्माण के समय देवानंद की उम्र 82 वर्ष थी।
देव साहब ने 65 साल की उम्र के बाद 12 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया। बिना रुके, बिना थके और बिना हार माने जीवन के आखिरी पलों तक काम करने की ललक देवानंद को औरों से अलग बनाती थी और उनका जीवन हमें सिखाता है कि जीवन का असली आनंद उसकी यात्रा में है, मंजिल में नहीं। और जो लोग सिर्फ मंजिल का ध्यान रखते हैं वो जीवन के सफर में बहुत जल्द खर्च हो जाते हैं। देवानंद के जीवन से समझने वाली दूसरी बात यह है कि आपको असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए। 80 के दशक में देवानंद की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई थी। उनकी फिल्मों का मजाक उड़ाया जाने लगा। आलोचक देव साहब की फ्लॉप फिल्मों के लिए कहने लगे थे कि मुट्ठी भर लोग भी उनकी फिल्म देखने नहीं जाते और देवानंद अब खुद अपने लिए ही फिल्में बनाते हैं। लेकिन देवानंद को इन आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार फिल्में बनाते रहे बिना रुके। ऐसे ही आपको भी जीवन में आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, निराशा से हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपके काम की प्रशंसा सिर्फ मुट्ठी भर लोग भी कर रहे हैं तो भी आप निरंतर अपने प्रयासों में जुटे रहें। देवानंद को आप सही मायनों में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टार भी कह सकते हैं। भारत के बाहर जितनी प्रसिद्धि देव साहब को मिली उतनी शायद ही किसी को उस जमाने में मिली हो। चार्ली चैपलिन सहित तमाम बड़े इंटरनेशनल सुपरस्टार्स उनके मुरीद थे, उन्हें पसंद करते थे। देवानंद अपने समय में सबसे बड़े फैशन आइकॉन माने जाते थे। उन्हें फैशनेबल कपड़े पहनने का काफी शौक था। लेटेस्ट फैशन आप उनको देखकर ही समझ पाते थे। उनके पास लगभग 800 जैकेट्स थी। उन्हें जैकेट्स का बहुत शौक था और लाल रंग उनका सबसे पसंदीदा रंग था। लाल रंग की एक टाई उन्होंने मुझे भी गिफ्ट की थी। ये बात आज से 14 वर्ष पहले की है। आज ही के दिन यानी 26 सितंबर 2006 को मैं देव साहब के जन्मदिन के मौके पर मुंबई में उनका इंटरव्यू करने के लिए उनके घर गया। उनके इंटरव्यू के लिए उस दिन मैंने सूट तो पहना था, लेकिन उस दिन मैंने टाई नहीं पहनी थी और टाई उस दिन मेरे पास थी भी नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली से मुंबई गया था, टाई साथ लेकर नहीं गया। इंटरव्यू से ठीक पहले देव साहब ने मुझसे कहा, इस सूट के साथ लाल टाई बहुत अच्छी लगेगी। हमने उन्हें अपनी मजबूरी बताई और मैंने उनसे बहुत ईमानदारी से उन्हें बता दिया कि आज मेरे पास टाई नहीं है, तो बिना टाई के ऐसे ही इंटरव्यू कर लेते हैं। लेकिन देव साहब को कपड़ों का बहुत शौक था, फैशन का बहुत शौक था। देव साहब माने नहीं, वो अंदर गए अपने कमरे में और अपने वार्डरोब से लाल रंग की एक बहुत खूबसूरत टाई निकाल कर लाए। उनका बड़प्पन देखिए, उन्होंने खुद अपने हाथों से वो टाई बांधी और मुझे पहनाई, क्योंकि मुझे टाई बांधनी नहीं आती थी और मैंने उन्हें यह भी बताया कि मुझे टाई बांधनी आती नहीं है। तो उन्होंने उस टाई को बांधा और मुझे पहनाया और फिर देव साहब का वो इंटरव्यू मैंने उसी लाल टाई के साथ किया। इसके बाद देव साहब ने वो लाल टाई मुझे गिफ्ट कर दी। मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, ये टाई तुम्हारे लिए है, तुम रख लो। यानी जन्मदिन उनका था लेकिन गिफ्ट मुझे मिला। और उस दिन मेरे सामने देव साहब ने अपने जन्मदिन का केक भी काटा, जिसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप इस समय आप देख रहे हैं। ये हमारे एक दर्शक ने हमें भेजा है, क्योंकि जब ये टेलीकास्ट हुआ था हमारे उस दर्शक ने इसे शूट कर लिया। ये मोबाइल कैमरे से शूट हुआ क्लिप है, आज हम आपको दिखा रहे हैं। बुझा दूं? जी बुझा दूं? बहुत बहुत मुबारक। एहसास होने लगा कि हमारा बर्थडे है और केक बहुत बहुत मुबारक देव साहब। लेकिन उससे पहले एक बार हम फॉर्मल तरीके से भी, लेकिन ये एक ही बच्ची क्यों? क्योंकि देवानंद भी एक ही है, दूसरे देव साहब कभी पैदा। मैं इसको बुझा दूं? जी बुझा दूं? बहुत बहुत मुबारक। एहसास होने लगा कि हमारा देव साहब तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन हर वर्ष उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे तोहफे में मिली वो टाई मुझे बहुत स्पेशल फील करवाती है। हमने आपके लिए अपनी लाइब्रेरी से आज देव साहब का एक और पुराना इंटरव्यू निकाला है। ये इंटरव्यू आज से 19 वर्ष पहले नवंबर 2001 में मैंने न्यूयॉर्क की सड़कों पर किया था, टाइम स्क्वायर पर किया था। इस इंटरव्यू के कुछ अंश मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि उस जमाने में भी देव साहब के पास कितनी एनर्जी थी, उनके अंदर कितनी शक्ति थी, अपने काम को वो कितना पसंद करते थे, कितना एंजॉय करते थे और लगातार चलते रहने का, लगातार बिना रुके चलते जाने का जज्बा उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। इसलिए आज के युवाओं को देव साहब से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए।
देव साहब, आजकल आपका लेटेस्ट वेंचर क्या है? देखिए, मेरे यहाँ आने का मकसद है, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है लव एट टाइम्स स्क्वायर। उसकी फिल्मिंग के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 25 दिन से शूटिंग कर रहा था। न्यूयॉर्क में शूटिंग किया, वर्मोंट में शूटिंग किया, सैन फ्रांसिस्को में शूटिंग किया, नायग्रा फॉल्स में शूटिंग किया। मेरे अमेरिकन यूनिट था, सारे अमेरिकन टेक्नीशियंस थे, एक्ट्रेस को लाया था। वो मैंने कल रात को ख़त्म किया है और ख़त्म करने के बाद वो यूनिट वापस जा रहा है और मैं 2-3 दिन के बाद निकल जाऊंगा और 15-20 दिन की शूटिंग बाकी जो है वो हिंदुस्तान में करूंगा जनवरी में, और पिक्चर तैयार हो जाएगी। फिर एडिटिंग करूंगा, बैकग्राउंड म्यूजिक लूँगा और अप्रैल मई में वापस आप हमारे साथ यहाँ आइएगा, यहाँ हल्ला मचाएंगे। लव एट टाइम्स स्क्वायर हिंदुस्तानी कहानी है और अमेरिका में सेट है। टाइम स्क्वायर पर आपको फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया? स्क्वायर मिलेनियम ईयर 31st of December 1999 I took shots. The picture starts at Times Square, ends at Times Square. 1 साल का स्पैन है। एक ऐसी कहानी है जो कि 2 लड़के, एक लड़की, एक लड़का सिलिकॉन वैली में काम कर रहा है हिंदुस्तानी, और वहाँ से आता है मिडिल क्लास का यहाँ नौकरी वोकरी लेने के लिए, और बीच में एक लड़की है, एक मिलियनियर की बेटी है, वो यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और जो मिलियनियर है वो सेटल डाउन हुआ है सिलिकॉन वैली में, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। देव साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप फिल्में बनाते थकते नहीं हैं। क्या कारण है कि इस उम्र में भी आप लगातार फिल्में बनाते जा रहे हैं, और उनका फिल्मों का क्या हश्र होता है, लोगों को पसंद आती है नहीं आती, उसका भी आप उसकी चिंता नहीं करते? देखो, मेरी बात सुनो, जब भी कोई आप क्रिएटिव काम करते हो तो ये सोच के करते हो कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, जाहिर है कि आएगा, लेकिन पिक्चर का चलना ना चलना बहुत सी बातों पर डिपेंड होता है, उसके वाइब्रेशंस क्या हैं उस वक्त। और पिक्चर हम स्टाइल से बनाते हैं, अपने प्यार से बनाते हैं, अपने दिल से बनाते हैं, और जो पिक्चर जब ख़त्म होती है तो मेरा माइंड इतना तेज़ चलता है कि दूसरा आइडिया दिमाग में आ जाता है, एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो आई नाउ व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ रिलैक्सेशन, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन? How long can you relax? 5 hours, 6 hours? How long can you sleep? 6-7 hours? You got to be functioning. When your mind is functioning, you're reading all the time, you're meeting people all the time, your mind is on the move. This is what happens. तो मैं टाइम स्क्वायर में था एक शाम Saturday evening को, and after 10 days I was again at Times Square on Saturday evening. And to me, Times Square on a Saturday evening is a definition of joy. And something had happened to me at Times Square 30 years ago when I was filming The Guide. And I connected that thought and I said, this is a great love story. आपने खुद एक्ट किया है, डायरेक्ट की हैं, प्रोड्यूस की हैं, लिखी हैं फिल्में। जिंदगी में जो फिल्म मैं डायरेक्ट करता हूँ मैं खुद लिखता हूँ। It's my point of view. अभी आपकी और कौन सी तमन्ना ऐसी है जो अभी बाकी बची हुई है? कोई और आपका ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप पूरा करना चाहते हैं? Never finishes. Dreams should never be fulfilled. The moment your dreams are fulfilled and you think it's all there, it's all finished, no more, you're no more. Dreams must never cease to be. आप प्रधानमंत्री से मिले यहाँ पर? इसलिए कल शाम को पार्टी में गया था उनको हेलो करने के लिए, जो मैं कर सका, और I just said hello to him and I met him and then I was in the hall जहाँ स्पीचेस शुरू हो गई थी, then I quietly sneaked out. यहाँ विदेश में शूटिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है या? सब जगह देखिए, जहाँ आपकी फिल्म सेट है वहीं शूटिंग होनी चाहिए। अगर विदेश में गाने पिक्चराइज करने के लिए आए हो तो क्यों आए हो भाई, यहाँ से पिक्चर सेट ही। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि विदेश में शूटिंग करनी है। रॉन्ग है, दुनिया पागल है अगर वो ट्रेंड को फॉलो करती है। अगर मेरी कहानी हिंदुस्तान की है, मैं गाने पिक्चराइज करने विलायत आया हूँ तो बेहूदगी है। आई एम हियर बिकॉज माई स्टोरी सेट इन अमेरिका, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई वुडंट बी शूटिंग अदरवाइज। आपने ये देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में अब सुभाष घई भी एनआरआईज को टारगेट करके फिल्म बना रहे हैं, बाकी प्रोड्यूसर्स भी ओवरसीज मार्केट को टारगेट करके फिल्म बना रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड चला है। There's no such thing as a trend. I think it just happens some pictures. I think it's a hell of a market. There are a lot of NRIs in the world today. UK, USA. Well, when you talk of NRIs, you talk of humanity. A lot of Indians, Asians settle down here, want to see pictures. The scene is, look, every time I come here, I see a bigger and bigger Indian scene. So it means you're looking forward to something which is going to be better and better. After 5 years, they'll still be better. So why not make pictures that can be seen all over the world? खासकर जिस कहानी का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो, वो कहानी तो फिर दुनिया भर में जाती है। Why should be localized to a small little village in India? यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लीडर्स आए हुए हैं और एक बार फिर से लग रहा था कि कुछ तनाव सा हो गया है, बातचीत नहीं हो पाई। मैंने कल वाजपेयी साहब से कहा, मैंने कहा एक चक्कर और हो जाए वहाँ मैं पाकिस्तान का, चलिए लेके जाइए हमको। अभी तो मुशर्रफ साहब आए हैं, पहले नवाज शरीफ साहब थे, तो व्हाई नॉट।
It happens. It happens all the time. This power struggle and balance of power and the political ups and downs. सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे। तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को